जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें आज लेकर आए हम लोग बेटा लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के जितने भी पीवाईक्यू है, आज हम वो सब करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, क्या बोल रहा है? बलों की भौतिक स्वतंत्रता निम्नलिखित का परिणाम है। ठीक है, गति का तीसरा नियम, दूसरा नियम, पहला नियम, ये सभी। ठीक है, पहले तो जानते हैं बेटा, पहले आंसर हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले आंसर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझ रहे हैं गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, गति का पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। ठीक है, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। इसके जस्ट अपोजिट, या हम लोग दूसरे केस में बात करें, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या v वेग से गतिशील अवस्था में है तो ये कब तक गतिशील अवस्था में बनी रहेगी? जब तक इस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। और याद रहे, गतिशील अवस्था में बनी रहेगी एक नियत वेग से। ठीक है ना, उसका वेग भी परिवर्तित नहीं होगा। यदि कोई बाह्य बल इस पर काम नहीं कर रहा है, बाह्य बल इस पर शून्य है, तो उसकी जो गति है कांस्टेंट रहेगी, मतलब गति अपरिवर्तित रहेगी और चलती रहेगी चलती रहेगी। और कब तक? जब तक ये बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ऑब्वियसली हम लोगों को किसी भी वस्तु का स्थिति बदलने के लिए, चाहे वो गति से विराम में हो या विराम से गतिशील अवस्था में हो, हमको बाह्य बल लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं पहले गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है बेटा, ये होता है जड़त्व का नियम। मतलब जो वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है ना, तो विराम में रहना उसका नेचर हो जाता है। तो विराम, इसको हम लोग विराम का जड़त्व कह सकते हैं, विराम का जड़त्व कह सकते हैं। ठीक है, एंड यदि कोई गतिशील अवस्था में है तो उसका नेचर गतिशील रहना ही हो जाता है। तो हम लोग इसको गति का जड़त्व कह सकते हैं, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, ध्यान दीजिएगा। और एक जड़त्व होता है दिशा का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व होता है। तीसरा अगर हम लोग जड़त्व का प्रकार पढ़े, दिशा का जड़त्व, मतलब यदि कोई वस्तु किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गतिशील है तो वो कब तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, दिशा बदलेगा नहीं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तब तक उसकी दिशा भी नहीं बदलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ये किस प्रकार का उदाहरण है? दिशा का जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है ना, तो इस वाले प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है पहला, मतलब ऑप्शन नंबर सी, गति का पहला नियम। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है, गति का पहला नियम। अब हम बात करते हैं गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है ना, अच्छा, इससे हम लोगों को भौतिक बल की जो भौतिक स्वतंत्रता है उसके बारे में जानकारी मिलती है, या ये कह सकते हो आप एक प्रकार से, जो गति का पहला नियम है उसके थ्रू हम लोग बल की परिभाषा को समझते हैं। लेकिन जब गति के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, गति के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम, इसको सेकंड लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो संवेग परिवर्तन का दर है, dp अपॉन dt, संवेग परिवर्तन का दर, ये आरोपित बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है बेटा। ध्यान रखिएगा, संवेग परिवर्तन का दर, यदि कोई वस्तु पहले u वेग से चल रहा था, ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ समय पश्चात हमने F बल लगाए और इसकी स्थिति या गति हो गई v, द्रव्यमान सेम रहेगा, तब हम ये कहते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है, और ये परिवर्तन कितने समय में हो रहा है? t समय में हो रहा है। संवेग में परिवर्तन का जो दर है ये आरोपित बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला दूसरा नियम कहता है। क्या कह रहा है? दूसरा नियम। इससे हम लोग क्या कहते हैं? बल का गणितीय रूप जो है, बल का मैग्नीट्यूड फॉर्म, परिमाण, उसका पता चलता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग F बराबर यह में लिखते हैं, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्लियर है बेटा? गति का तीसरा नियम, ये भी आसान है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के प्रति बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के हम लोग प्रति या बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक उदाहरण
बहुत अच्छे से समझते हैं। एक मेज है, एक मेज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, पुस्तक हो या ईंटा हो, किसी भी प्रकार का। ये वस्तु दूसरा है, ये वस्तु इस मेज के ऊपर अपने भार के बराबर एक बल लगाएगा, आरोपित करेगा। उतना ही बल ये मेज भी पुस्तक वस्तु के ऊपर उतना ही बल, लेकिन दिशा में विपरीत एक बराबर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, या फिर ये होता है एक्शन, ये होता है रिएक्शन। ये क्या है बेटा, एक्शन, एक्शन, और ये होता है रिएक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक वस्तु पर नहीं लगेगी, एक वस्तु पे ऐसा नहीं लगेगी। ऐसा होता है ना बेटा, कि आपने किसी से झगड़ा किया, इसने एक मारा आपको, आपने भी उसको एक पेल दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। आप, इसने आप पर लगाया, आपने उस पर लगाया, इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स अलग अलग वस्तु पर लग रहा है, दोनों फोर्स अलग अलग वस्तु पर लग रहा है। जो एक्शन फोर्स है ये पहले पहले मेज के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, और जो रिएक्शन फोर्स है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो किस पर लग रहा है, इस वाले वस्तु, जिसको हम लोग या पुस्तक या बुक या ईटा, एज ए वेज, जो भी बोलो, हम लोग वस्तु नाम दे रहे हैं, उस पर काम कर रहा है। मतलब जो दोनों बल है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, दोनों अलग अलग वस्तु पर काम कर रहे होते हैं। ओके, डन बेटा। तो इस प्रकार से हम लोग गति के तीसरे नियम को भी समझ लिए। तो हमारा आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का पहला नियम, जो कि बल की भौतिक स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है बेटा, तथा जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर आवेग का परिमाण कितना होगा, गेंद पर आवेग का परिमाण कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हम लोग एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मतलब एक छोटे से समय में इसका आंसर लाएंगे, उसके बाद इसका डिटेल समझाएंगे। क्लियर है, आप लोगों को बताया गया है कि एक गेंद है, एक गेंद या गेंद है, ठीक है, 0.1 किलोग्राम का वजन है इसका, 0.15 किलोग्राम का वजन है। ऊंचाई कितना दे रखा है बेटा, इसका 10 मीटर ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। अब ये उछलने के बाद फिर से सेम जो ऊंचाई है, इतना उछल जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब जो कि ऊंचाई सेम है, तो इसका पहला वाला मोमेंटम P1 कितना हो जाएगा बेटा, P हो जाएगा, पहला मोमेंटम कितना हो जाएगा, ओके। पहला मोमेंटम मैंने P1 से रिप्रेजेंट किया, P लिया। सेकंड मोमेंटम भी आपका बराबर ही होगा, सेकंड मोमेंटम भी आपका बराबर ही होगा, क्योंकि देखो ऊंचाई सेम है, वेग भी सेम है। सर वेग कैसे फाइंड करेंगे, अभी आंसर देने के बाद बताते हैं। अब देखिएगा, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है, दोनों के लिए मोमेंटम सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, P प्लस P बराबर 2P, इसका क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा, चेंजिंग मोमेंटम हो जाएगा। आवेग का परिमाण बोलता है, तो आवेग बराबर हम लोग लिखते हैं, आवेग इम्पल्स बराबर डेल पी, और डेल पी का मान कितना आप लोगों ने ला लिया 2P, डेल पी का मान कितना ला लिए 2P ला लिए, सॉरी, डेल पी का मान 2P ला लिए। और P बराबर कितना हो जाता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है √2gh। h क्या है, ऊंचाई, g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई रूट, मास भी लिख लो, 2 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी √2gh। इन सभी को सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 0.15 गुणित 2 मल्टीप्लाई, जी का मान 10 रखेंगे यहाँ प्रश्न में, और ऊंचाई भी हमारा 10 है। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं, अच्छा ये 100 कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15/100 गुना में ये हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा 10√2, और √2 का मान 1.41, सॉरी 414, 1.414। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट, 15 दूनी 30 हो जाएगा ये, और 30 शून्य का एक शून्य से एक शून्य कट, तो ये हो जाएगा 3 का 1.414 में गुना करोगे आप, तो आंसर अप्रॉक्स आप लोगों का मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हम लोगों ने लिए है एक गेंद 0.15 ग्राम का, ठीक है ना, या किलोग्राम का, यह ऊंचाई से इसको गिरा रहे हैं। जबकि यह ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो इसका वेग कितना होगा, √v = √2gh। ये कहाँ से आया, ध्यान रखिएगा। गति का तीसरा समीकरण आप लोग जानते हो बेटा, v² = u² + 2as, ठीक है।
ये आंसर ला लिया हम लोग ने, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन बता देते हैं कि चीजें आई कहां से। ठीक है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s गति का तीसरा समीकरण है। हमने यहाँ पर s बराबर ऊंचाई लिया है h, ठीक है ना, जो कि 10 मीटर है। दोनों सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करता है, मतलब मुक्त रूप से गिरता है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया जाता है बेटा। v स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे v स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है गुरुत्वीय त्वरण के सपोर्ट में गिर रहा होता है, मतलब जी ए बराबर जी और एच। तो इस प्रकार से हम लोग ने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 2gh। क्लियर है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है कि गेंद समान ऊंचाई से उछल रहा है, ठीक है ना, एक बार जंप करने के बाद समान ऊंचाई पर उछल रहा है, तो दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी, तभी तो वो सेम ऊंचाई पर जा पहुंच रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, v इक्वल टू रूट टी 2gh। दोनों में जो गेंद है सेम है, ये मतलब गेंद का मास सेम है 10.15, तो दोनों के लिए मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इन बोथ केसेस आर अपोजिट, इज अपोजिट। ठीक है, दोनों के लिए अपोजिट है मोमेंटम। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े भी होंगे रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे होंगे बेटा, कि हम लोग देखते हैं अगर कोई दो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तब हम लोग पहले वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से माइनस करते हैं, v1 माइनस v2। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, v1 और v2 का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो हम रिलेटिव मोशन फाइंड करने के लिए क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते बेटा। बस ये चीजें हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, उसको आप लोगों को जानना जरूरी है। ओके बेटा, तो आई होप क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यम द्रव्यमान के किसी कण पर आरोपित बल F को बल समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। समय t बराबर 0 से t बराबर 8 सेकंड तक अंतराल के लिए संवेग में परिवर्तन बोल रहा है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है आवेग। क्या होता है, आवेग। इस बात का ध्यान रखिएगा, नीट 2014 का प्रश्न है। तो आवेग क्या होता है, F इंटू डेल टी। आवेग क्या होता है, आवेग को I से या J से, या आप लोग जिससे जो रिप्रेजेंट करते होंगे, J से रिप्रेजेंट करो। चलो, J बराबर होता है F डॉट डेल टी। F डॉट डेल टी मतलब समांतराल बल गुणित समांतराल, ठीक है ना। ये बल का समय ग्राफ है, ये बल का समय ग्राफ है, ये सॉरी बल का ग्राफ है, और ये समय का ग्राफ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक का समय कितना बेटा, 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो बल दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं 6 गुणित 2 गुणित 6, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज प्रकार के हम लोग ग्राफ कवर कर रहा है। जो इसका क्षेत्रफल होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आवेग को रिप्रेजेंट करता है। बल समय ग्राफ में कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बल समय ग्राफ में जो ग्राफ के द्वारा जो कवर क्षेत्र है, ठीक है ना, जो क्षेत्र कवर किया जा रहा है वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है, ठीक है ना। जो एरिया कवर किया जा रहा है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। मतलब इसी एरिया को फाइंड करेंगे तो हमारा संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा, मतलब टोटल इम्पल्स पता चल जाएगा, आवेग, और वही आवेग क्या कहलाएगा, हमारा संवेग में परिवर्तन। तो करते डायरेक्ट, ये हो गया 1/2, और ऋण देखो ऋणात्मक क्षेत्र में है, तो 2 गुणित, अच्छा समय अंतराल कितना है इसका, 2 ही है, 2 गुणित, अच्छा, और बल का मान कितना है, 3 है, धन, ठीक है ना, ये धनात्मक क्षेत्र में है, तो ये ले लो 4, समय अंतराल कितना है 4, और बल कितना है बेटा 3, बल कितना है 3, तो ठीक है, 2 से 2 कट, 6, 2 तिया 6, ये भी कट, ठीक है ना। तो 4 3 12 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर 12 न्यूटन, 12 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझते कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से मैंने टी और एफ का एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने एक समांतराल के लिए 0 से t समांतराल के लिए 0 से t, इसको डेल टी बोलो या t बोलो, ठीक है ना, एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। ये है हमारा बल F। ये जो क्षेत्रफल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आवेग को, और आवेग ही क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, संवेग में परिवर्तन। डन है बेटा, ठीक है, आवेग ही संवेग में परिवर्तन कहलाता है,
डन। तो अब जितने भी क्षेत्र है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव में कोई क्षेत्र आपको दिखता है तो आपको उसका आवेग जो है वो नेगेटिव में लेना है, ठीक है। और जब टोटल करने के लिए बोलता है, टोटल हम लोग करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा संवेग में परिवर्तन, डेल पी। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक पत्थर को एच ऊंचाई से गिराया जाता है, या पी संवेग से भूतल से टकराता है। ध्यान दीजिएगा, एच ऊंचाई से गिराने पर कितने संवेग से गिर रहा है, ये पी संवेग से। यदि इसी पत्थर को एच इसी ऊंचाई से 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो भूतल से टकराते समय इसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा। चलो आज इसको समझते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, हमने इसको एच ऊंचाई से एच ऊंचाई से गिराया, तब इसका जो मोमेंटम था कितना था, पी था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 100% अधिक ऊंचाई से गिराने पर 100% कितना होगा, एच का 100%, एच का 100% अधिक कितना हो जाएगा, 2h हो गया, मतलब उसी का 100% उसको इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2h ऊंचाई से, दैट इज 100% ऑफ एच, ठीक है बेटा। इसको हम लोगों ने देखा, ये 2h के बराबर हो जाएगा, तो यही पी डेस हमको पता करना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम बताना है, वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। आंसर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोला था मैंने, यहाँ पर आपकी जो गिरते हुए किसी भी गिरते हुए वस्तु के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा v = √2gh, v = √2gh, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं ये p और p डेस, ठीक है, p और p डेस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर p है तो यहाँ √2p हो जाएगा, ये √2p हो जाएगा, कैसे भी बता देते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम, और उसका परसेंट निकालना है, 100 निकल जाएगा। क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज किससे निकालते हो, जो आप लोगों का फाइंड हुआ है आंसर चेंज इन मोमेंटम, देन इनिशियल मोमेंटम से उसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका परसेंट निकल जाएगा, उसका परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, ये पी डेस कितना है, √2p आया, माइनस पी जैसे कि वैसे, ये पी बराबर, सॉरी बराबर में नहीं है, मल्टीप्लाई में 100 होगा, ठीक है। अब ये पी कॉमन लेंगे, इस पी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2p √2 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 है, √2 का मान लिखोगे 1.41, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41%, कितना आ जाएगा, 41% आंसर आ जाएगा। अरे यार ये हो जाएगा नहीं, ये इसको 0.41 लिखोगे, गुणित 100 लिखोगे, ठीक है ना भाई। इसको माइनस करोगे तो 0.141 बचेगा, और गुना में 100, इसको सॉल्व करोगे तो 41% आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। अब सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये √2p का आया कहाँ से, ध्यान दीजिएगा। अब इसको इनिशियली देखते हैं, p हम लोग देखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, p बराबर कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। अब जबकि p बराबर है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, v = √2gh। v = √2gh कहाँ से आया, मैंने बता दिया, गति का तीसरा समीकरण आप लोगों ने यूज किए होंगे, 2ah, एंड इनिशियल वेलोसिटी गिरती हुई इस वस्तु के लिए इनिशियल वेलोसिटी आप लेते हो 0, तो ये हो जाएगा v = एक्सेलरेशन लेना है g, 2gh। ये किसी भी गिरते हुए वस्तु के लिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अब ये सवाल यहाँ पर ये दिया है कि इसका 100% अधिक ऊंचाई है, तो यहाँ पर हाइट कितना है, 2h है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा, v डेश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 × g × 2h हो जाएगा। हाइट को h की जगह क्या लिखना है, 2h लिखना है। इसको हल करोगे तो आंसर हो जाएगा √2gh, है ना। अभी यहाँ √2 कॉमन लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है कह लो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिर से, मास इंटू वेलोसिटी, v डेश मास दोनों में कॉमन है, हम लोग वही वस्तु को ऊपर से फेंक रहे हैं, तो ये हो जाएगा √2 और √2gh, ठीक है। अब देखिएगा √2 को हम लोग यहाँ से सामने लिख रहे हैं, m इंटू √2gh। अब देखिएगा यहाँ पर अब लोग मोमेंटम फाइंड किए थे m, और ये हो जाएगा √2gh, ठीक है। तो ये वाला जो है इनिशियल मोमेंटम है हमारा, ये वाला इनिशियल मोमेंटम है, तो इसमें हम लोगों ने लिए थे फाइनल मोमेंटम √2p। ये आया समझ में बेटा, ठीक है, क्लियर है। चीजें को सॉर्ट करना है, माइंड कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी, इतने लंबा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अगर इधर ही माइनस कर देते तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 41%, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक पिंड बल
एफ बराबर 6 आई केप माइनस 8 जे केप प्लस 10 के केप के प्रभाव में 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से प्राप्त कर लेता है, तो इस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, द्रव्यमान बटे बल बटे त्वरण, मतलब यम बराबर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1%, इसी को उड़ा दो यहीं से, इसको बटे में 1 लिखोगे, इसी के बटे में 1 लिखोगे और इसका रूट लोगे, इसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 36 और ये 64 प्लस 100, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 10√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे यार ये 200 होगा ना टोटल, तो 200 में 100 बाहर निकालोगे, 100 का 10 का वर्ग होगा, √2, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही खेल कर देना, फार्मूला आपका बस याद रहना जरूरी है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है, एफ दिया है, मास निकालना है, एफ अपॉन ए कर दोगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई है तो हम लोग लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ये वाले फॉर्मेट से आप निकाल सकते हो। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर ये है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी संवाहक पट्टिका पर यम केजी प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा ये यम केजी प्रति सेकंड है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मास डीएम बाय डीटी है, की दर से रेत को गिराया जा रहा है। पट्टिका को नियत वेग, वेग कैसा हमारा नियत है, वी है, वी दिया हुआ है, वी मीटर प्रति सेकंड से चलाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान पूछा है। अब सुनिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हो बेटा फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, हाँ या ना बोलो, डीपी बाय डीटी, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़े हैं मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, डी बराबर डी मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है और यम चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी को बाहर करो, कांस्टेंट बाहर होता है वी डीएम बाय डी, और वी डीएम बाय डी हम लोग दिया है कैपिटल यम, वेलोसिटी तो वी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यम वी आंसर। क्लियर है? यम वी आंसर किधर दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? आपने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये समझा था सेकंड लॉ क्या होता है, दैट इज द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डीपी बाय डीटी। क्लियर है? पढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 3 kg द्रव्यमान दिया हुआ है, विरामावस्था इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, सीधे सीधे यहाँ पर कहानी यही है। इस प्रकार एक बल F इक्वल टू 60 स्क्वायर आई के प्लस 40 जे के कार्यरत है, तो 3 सेकंड पर वस्तु के वेग को पता लगाना है बेटा। F दिया हुआ है ना, F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 स्क्वायर आई के प्लस 4t जे के, ध्यान दीजिएगा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिया हुआ है, और 3 kg, कितना दिया हुआ है? 3 kg द्रव्यमान, मास कितना दिया हुआ है? 3 kg, 3 kg। हमने बोला अभी पिछले प्रश्न में एक्सेलरेशन निकालोगे एफ अपॉन एम से, एफ अपॉन एम से निकालोगे। क्लियर है? एफ अपॉन एम से निकालोगे तो उड़ा दो डायरेक्ट, 3 दूनी 6, सॉरी 2 टी स्क्वायर आई के प्लस ये हो जाएगा 4/3 जे के। क्लियर है? और ये टी मल्टीप्लीकेशन में टी है, ठीक है ना, आई के जे के फॉर्मेट में। आप एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हो बेटा? आप डीवी बाय डी को क्या लिखते हो? एक्सेलरेशन ही लिखते हो ना भाई। डीवी बाय डी को क्या लिख रहा हूँ? एक्सेलरेशन को लिख रहा हूँ। अब ये जो डीवी बाय डी को मैं डी को इधर लेके चल रहा हूँ, तो ए डी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना भाई, डीवी बराबर ए डी से ये समझ में आया। हम क्या करते हैं, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 0 से 3 समय के लिए बोला है, 3 सेकंड पर वस्तु का वेग बताना, मतलब डीवी बताना है, तो ये हो जाएगा वी, और इसका मान रखेंगे, सीधे सीधे रख दो। मैं एक एक स्टेप करके रख रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट, ये है हमारा एक्सेलरेशन, इसी का इंटीग्रेशन लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो डायरेक्ट करें इसका एक्सेलरेशन का, पहले लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, 2t स्क्वायर आई के प्लस में बेटा आई के प्लस 4t, अच्छा 4 नहीं 4/3 है, 4/3 टी जे के, और ब्रैकेट के बाहर dt लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला dt। डन है बेटा। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सभी को बनता है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग इधर लिख लेते हैं। हाँ, ये 2 जैसे का वैसे रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा t3, इधर v चल रहा है, ठीक है ना, t3 डिवाइड में 3 आई केफ है प्लस 4/3 मल्टीप्लाई इस t का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये j के। क्लियर है बेटा? और टाइम है 0 to 3, ये हमने क्या लगा लिया, 0 to 3 को लिमिट में चिपका दिए। अब ये यहाँ से देखिएगा,
3 का अब टाइम रखेंगे 3, ठीक है क्लियर। थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत जा रही है तो इधर लिखते ना इसको, v बराबर 2 मल्टीप्लाई 2t³ अपॉन में 3 i के प्लस 4/3 t²/2 j के, लिमिट ऐसे चिपका है बेटा, ये क्लियर है। 3 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 स्क्वायर, 0 को उड़ा दो क्योंकि दोनों में t है तो 0 में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो उस प्लस 0 हो जाएगा, कहानी खत्म है। i के प्लस, ठीक है ना, और 3 यहाँ पर रखेंगे 4/3, 3 का वर्ग बटे 2। अब देखिएगा एक 3 से एक 3 यहाँ कैंसल, यहाँ 3 का वर्ग बचा, 3 का वर्ग 9 दूनी 18 i के प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक 3 से एक 3 कैंसल, एक 3 बचा, 3 दूनी 6 जे के। यही हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है ना। 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी आपको पूछा है तो आप क्या बताओगे 18 के प्लस जे 6 जे के, करेक्ट है बेटा। तो आंसर कौन सा राइट होगा हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इधर एच, ठीक है ना, इधर इसको उड़ा दो, इसको एम से उड़ा दो, एम से मतलब 3 kg से उड़ा दोगे, 3 kg से उड़ाने के बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। आपने अगर बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन फिर लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन का, तो फिर आप लोग फिर टाइम की वैल्यू रखोगे, टी का मान आंसर आ जाएगा। चलो 150 ग्राम 150 ग्राम की ये गेंद को 0.1 सेकेंड में पकड़ा जाता है। गेंद का 20 मीटर तो उसके अनुभव किए गए औसत बल का मान, ये पता है आपको बेटा dp/dt, ठीक है ना। dp को चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी और dt मास कितना दे रखा है बेटा 150 ग्राम, तो इसको ग्राम को मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो 10 की घात 3 हो जाएगी, गुना में वेलोसिटी दिया हुआ है 20, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20, बटे में 0.1 सेकेंड, ठीक है ना, समय अंतराल 0.1 सेकेंड, ये चला 0.10 ऊपर, ठीक है। तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य और 3 शून्य से कट, ये समझ में आया क्लियर। तो 15 दूनी 30 बचा बस हमारे पास, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 30 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया क्या बेटा ये वाला समझ में, ठीक है, ये वाला समझ में आगे होगा आई होप। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम लोग ने इसको फास्ट करे हैं, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ओके। और ऊपर नीचे में हम लोगों ने टाइम इंटरवल लिखा, 15 150 ग्राम में था, किलोग्राम में बदले। उसके बाद में वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20, नीचे में 0.1 को हम लोगों ने ऊपर 10 के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आया 30 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक रॉकेट पर 210 न्यूटन बल लगता है तो ईंधन दहन की दर क्या होगी, dm/dt। dm/dt बराबर हो जाएगा, dm/dt बराबर f/v, f 210, v कितना 300, ठीक है ना, 3 7 21, 3 30, 0.7 मिनट 0.7 kg पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा kg पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ये कहां से आया क्लियर है बेटा आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। आपने बोला F इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी या dp/dt ना, dp/dt, p क्या लिखते हो मास इंटू वेलोसिटी, F इजिकल टू d/dt मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ध्यान दीजिएगा वो क्या हो रहा है बेटा, अच्छा dm/dt निकालना है हमको, dm/dt तो v को ला लिया अपॉन में, सॉरी f v हो जाएगा और ये हमको निकालना है dm/dt, ठीक है ना। ईंधन दहन की दर बोला है, ठीक है ना, प्रति सेकंड जो दहन होने वाली जो ईंधन है उसका मान निकालना है, तो dm/dt बराबर 0.7 kg पर सेकंड आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे बेटा। एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, इस पर बल लग रहा है 60 600 रेंज 2 × 10⁵ टी की घात f न्यूटन टी सेकंड में है। बंदूक से गोली निकलती है तो गोली पर बल शून्य है, ध्यान दीजिए जब बंदूक से गोली निकल रही है उस पर बल शून्य लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में F बराबर 600 रेन 2 × 10⁵ t बराबर शून्य, उस समय के लिए मतलब जब ये गोली पर बल शून्य लग रहा है उस समय क्या था
वो पता कर लेते हैं। तो 600 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 10 पर 5t, ठीक है। तो ये 200 से 200 कैंसिल, ये 10 पर 5 मतलब 10 पर 3 की घात बचेगी, और ये 2 3 अच्छे मतलब 3 गुणित 10 पर ऋण 3 सेकंड बराबर टाइम। टाइम इतना है बेटा, टाइम इतना है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि गोली, तो आवेग पता करें। आवेग पता करें तो आवेग का सूत्र आपको पता है, मतलब इम्पल्स बराबर होता है एफ डॉट डेल टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन भी करना है, समय दिया हुआ है 10 पर ऋण 3, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कितना दे रहा है 0 3 गुणित 10 पर ऋण 3 दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है बेटा 600, कितना दिया हुआ है 600 ऋण 2 गुणित 10 पर 5 दिया हुआ है ना भाई। अब ये टी में दिया हुआ है, ये डी टी निकालना, इसका इंटीग्रेशन करना है सीधे सीधे। 600 ये हो जाएगा टी माइनस ये हो जाएगा 2 10 की पावर 5 टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब देखोगे आप समय सीमा है 0 से 3 गुणित 10 पर ऋण 3 सेकंड, 2 से 2 को उड़ा दो बेटा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, टी का मान रखेंगे 600 गुना 3 गुना 10 पर ऋण 3, ये माइनस में है, और 10 पर 5 गुना टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 लिख रहा हूं मैं, और फिर ऋण 3 का स्क्वायर मतलब 10 पर ऋण 6 की घात। अरे यार ये वाला समझ में आया क्या, मैंने डायरेक्ट उसको रख दिया है। टी का स्क्वायर, टी का मान रखोगे 3 गुणित 10 पर ऋण 3 की घात। अब 10 की ये टी का मान रखने पर 3 का डायरेक्ट स्क्वायर रख दिया 9, और स्क्वायर लगेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो ये 2 3 6 होगा, इसका स्क्वायर 9 लिख दिया, इसका होगा 10 की घात ऋण 6। अब इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 शून्य 2 शून्य, और यहाँ एक 2 शून्य कटेगा, 10 पर ऋण 1 की घात, ठीक है ना, 10 पर ऋण 1 की घात, ऋण 1 बचेगा, 6 3 18 मतलब 1.8 इसका आंसर होगा। और ये हो जाएगा ऋण 6 5.9 हो जाएगा। इसको आप हल करोगे तो 0.9 न्यूटन आपका, न्यूटन इंटू सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, 0.9 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके डन। तो इसको थोड़ा फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, फॉर्मूले एग्जैक्ट याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए, तब आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। विरामावस्था में बोला है मतलब U0 लेके चलना है, U0 लेके चलना है, ध्यान रखिएगा। 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर विरामावस्था में 6 न्यूटन का एक बल लग रहा है। इस अवधि के दौरान पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेते हैं, तो पिंड पर कितने समय के लिए बल लगा जाएगा। अरे यार 6 से 5 का भाग 6 पंचे 30, मतलब 5 हमारा आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड आंसर आया कैसे, सुन लीजिएगा, डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। विरामावस्था मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 6 न्यूटन। और वेलोसिटी फाइंड करना है मतलब एक्सीलरेशन इनटू टाइम। v दिया हुआ है, अच्छा हाँ, ये दिया हुआ है f अपॉन में v बराबर, हम लोगों ने क्या निकाला, क्या निकाला है, समय निकालना है t, ठीक है। ये सॉरी, टाइम बराबर होता है v अपॉन में t, f करेक्ट है, f ये याद रखिएगा। मास दिया 1 kg। अरे भाई अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ ना, f इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल, f और t का मल्टीप्लाई करके हमको t निकालना है बेटा, मास v अपॉन में f। ये वाला फॉर्मूला तो याद है, मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था इसलिए थोड़ा सी गड़बड़ हो रही थी। टी एम वी दैट इज अ डेल्फी, ठीक है ना। अब क्योंकि मास दिया हुआ है 1 kg, v दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, f दिया हुआ है 6 न्यूटन, तो आपने सीधे सीधे इसको उड़ा दिया, सीधे सीधे इसको उड़ा दिया, 30/6 कर दिया, 6 पंचे 30, आंसर आ गया 5। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण, द्रव्यमान कितना होगा, 10 ही होगा भाई। अरे भाई द्रव्यमान मतलब m बराबर f अपॉन ए, f अपॉन ए ना, तो f कितना दे रखा है 10, और एक्सीलरेशन 1, तो 1 10/1 10 kg हमारा आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर आरोपित बल 10 f इज इक्वल टू 6 i के माइनस 8 j के से प्रदर्शित किया गया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरित किया गया है। फिर से एक ध्यान दीजिएगा, यम मास दिया हुआ, मास पूछ रहा है f अपॉन ए,
तो आंसर में ए के लिए 1 रखना है, तो सीधे सीधे इसका रूट निकालोगे, इसका रूट कितना आएगा, इसका रूट आएगा 10√2, इसका कितना आएगा 10√2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, एक क्वेश्चन में हम लोग ने इसका रूट निकाला हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड निकाला है, कितना आंसर आएगा 10√2, ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट है। कैसा करोगे रूट निकालने के लिए, ये लिखोगे 36 धन 64 धन 100, ठीक है ना, इसका रूट निकालोगे आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 100, 100 प्लस 100 200, और 200 का जो रूट बाहर निकालोगे, 200 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और वही हमारा मास कहलाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक रॉकेट में ईंधन चल रहा है 1 kg प्रति सेकंड की दर से, मतलब यहाँ दिया हुआ dm/dt, dm/dt की वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। यह ईंधन 60 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। 60 किलोमीटर पर सेकंड मतलब बेटा dm/dt की वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, kg पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 60, और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। वेग से बाहर निकलता है रॉकेट पर बल, बल बोला है, बल यह बराबर ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे ना भाई, इसको डिवाइड कर दोगे v बाय, इसको ऐसे करना रे, एफ बराबर v dm/dt, ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा। dm/dt मोमेंटम क्या होता है, एफ इजिकल टू v dm/dt। अब dm/dt दिया हुआ है 1, v दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स निकल जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 मतलब ये, तो ये आ जाएगा आंसर, इसको जोड़ दूंगा मैं 60,000, कितना आ जाएगा 60,000 न्यूटन। 60,000 न्यूटन, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चीजें समझ में आ गई आई होप। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये मोमेंटम का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, v1 वेग से चलता है, इसे एक आवेग दिया गया, तब v2 हो जाता है आवेग का मान, I बराबर होता है इम्पल्स बराबर डेल पी, और डेल पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी। मास दोनों के लिए कॉमन है, दोनों कंडीशन मतलब v1 के लिए मास सेम m रहेगा, v2 के लिए मास m रहेगा। मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम pf फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम pi, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम mv2, इनिशियल मोमेंटम mv1, m कॉमन निकलेगा, v2 माइनस v1 हमारा आवेग निकल जाएगा। तो आंसर को राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ये वेक्टर लगा लो, वेलोसिटी वेक्टर होता है। क्लियर है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यम द्रव्यमान की एक सख्त गेंद किसी दृढ़ दीवार से नीचे आरेख में दर्शाए गए अनुसार 60 डिग्री पर टकराता है। परिवर्तित यदि किसी प्रक्रिया में गेंद की चाल कोई हानि नहीं होती तो दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेग का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझा देते हैं क्या होता है। ऐसे वाले बहुत सारे आपको क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेगा। एक दीवार है, पहले समझ जाइएगा, फिर इस प्रकार से किसी कोण पर आ रही है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है अगर, ठीक है 60 डिग्री दिया है, तो ये है मोमेंटम p mv आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा mv cos थीटा हो जाएगा बेटा इसका कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा mv sin थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये समान कोण से परावर्तित हो रहा है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो इसके लिए भी हम लोग लेते हैं mv cos थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा वर्टिकल mv sin थीटा। ध्यान दीजिएगा ये वाला ये एग्जैक्ट अपोजिट है, इनकी वैल्यू सेम है, इस दोनों की वैल्यू हम लोग निगेटिव करेंगे, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसको इससे कैंसिल कर देंगे। भाई ये दोनों एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बात ही खत्म। क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट, अगर वेक्टर के बारे में बात करते हैं ना भाई, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ इट एक्ट इन सेम डायरेक्शन, हम क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंजिंग मोमेंटम आ जाएगा 2mv cos थीटा, क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा, इसको दोनों को ऐड कर देंगे 2mv cos थीटा आ जाएगा। अब किसी भी प्रकार की वैल्यू दो, ध्यान रहे अगर कभी कभी आपको ये वाला एंगल भी दिया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो वर्टिकल में है अपोजिट में है एक दूसरे को माइनस करेंगे, आंसर 0 आएगा उस कंडीशन में। अगर जब दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में है तब क्या करना, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, mv देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम है ना, आवेग क्या है,
जे बराबर डेल पी, और डेल पी दैट इज 2mv cos थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, mv है, मतलब 2mv cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है बेटा, cos 60 होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा जे बराबर mv। आंसर क्या आएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। तो नीट 2016 का क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु द्रव्यमान यम, यह एक दृढ़ दीवार पर v वेग से अभिलंबवत टकराता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, दृढ़ दीवार पर अभिलंबवत टकरा रहा है, मास यम है v वेग से, और उसी वेग से वापस आ रहा है, उसी वेग से वापस आ रहा है, ठीक है ना, वापस लौट जाती है, तो इसका भी हो जाएगा 2mv। ठीक है, सीधे सीधे यही ऑप्शन है, वही है, उसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है। गया टकराया, लेकिन एक लाइन में है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। p माइनस पी, ये 2p हो जाएगा, और p दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और p इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी डेल p इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा ये वाला, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 0.5 kg ग्राम की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई दृढ़ दीवार से 30 डिग्री के कोण पर दीवार से दीजिएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस प्रकार से दीवार है, और हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, आया इस प्रकार से दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाया, इस प्रकार से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 30, ये बचा 60, 90 होगा ना बेटा, टोटल लाइन, टोटल एंगल 90 होगा, तो 30 और 60 में डिवाइड कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा 0.5 सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा दीवार पर क्रियाकारी औसत बल, तो F बराबर मास वेलोसिटी, अब ये एंगल लेना है ना 2mv, चेंज इन मोमेंटम कितना, ऐसा लेते हैं ना dp/dt, तो dt दिया हुआ है 0.5 सेकंड, 0.25 सेकंड। अब क्योंकि एंगल दे रखा है तो हम लोग निकाल लेते हैं 2mv cos 60 डिवाइड बाय 0.25। अब मास कितना दे रखा है बेटा, 0.5, ठीक है, तो 2 गुणित 0.5 गुणित वेलोसिटी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, cos 60 का मान 1/2। क्लियर है, और ये हो जाएगा 0.25। अच्छा, दशमलव की कहानी उड़ा दी यहाँ से, तो दशमलव की कहानी उड़ाने के लिए एक दशमलव जीरो यहाँ लगाते हैं, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 आंसर में है। ओके, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 24 न्यूटन। आया बेटा समझ में। तो वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब कोई किसी एंगल पे आके किसी दीवार पर टकराता है और बराबर कोण पर वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित हो रहा है, तब देखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा mv cos 60, और इसका भी हॉरिजॉन्टल mv cos 60, ठीक है। तब ये ऐड हो जाएगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं करते, अगर 30 को लेकर सॉल्व करते तो भी ये sin 30 आता, sin 30 ऐड हो जाता आंसर। उसमें भी आप खेला करके देख सकते हो, उस 30 को आप 30 वाले एंगल को लेकर सॉल्व कर सकते हो अपने स्तर पे, ठीक है बेटा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पेन 60 डिग्री के कोण पर एक दीवार से टकराता है और समान कोण पर वापस आ जाता है। संघट समय 0.5 सेकंड पर आरोपित बल, बल पूछा है, ये दिया हुआ है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 30, है ना, ये हो जाएगा इसका डिग्री 30। अब क्योंकि ध्यान दो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होने वाला है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2mv sin 30। अब बोलोगे आप लोग टाइम इंटरवल होगा ना, दैट इज अ फोर्स, ठीक है ना, दैट इज 4। अब आप लोग बोलोगे सर ये वाला तो अपने पहले क्वेश्चन में कॉस लिया था, यहाँ क्यों साइन लिया है। तो ध्यान दीजिए ना बेटा, आपने बोला इससे 60 लिए, अभी हम लोगों ने अब चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर चेंज नहीं करते हो ना, तब ये जो 60 है, ये जो 60 है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग 30 के केस में सॉल्व कर रहे हो, हम लोग इसको 30 ले रहे हैं, ठीक है, 30 ले रहे हैं, तब जाके ये cos 30 सॉल्व होगा, cos 30 लेना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 60 लेकर सॉल्व करोगे क्या, चलिए 60 को लेकर सॉल्व करवा देते हैं, दोनों केस में आपको समझा देते हैं। चलिए दोनों केस में आपको समझा देते हैं। पहले के केस में बात कर लेते हैं, कि अगर ये आया mv वेग से 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर
60 डिग्री में, ठीक है। ये मोमेंटम है एम वी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है 60 डिग्री, क्लियर है। तब देखेंगे ये हो जाएगा एम वी कॉस 60 और ये हो जाएगा एम वी साइन 60, डन है बेटा। ये हो जाएगा बेटा एम वी कॉस 60 और ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल एम वी साइन 60, डन है। तो आप देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल को ऐड करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, 2mv साइन हो जाएगा 60, ठीक है। इस केस के लिए बात कर लीजिए, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दोनों के लिए इस केस सॉल्व करेंगे। और यदि बोलते हैं आपने इसको ऐसा करा, आपने इसको ऐसा करा कि सर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनाना है, ये 60 दिया हुआ है तो ये कितना 30, ये भी 60 दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, तो आप 30 के लिए सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये एम वी आ रहा है मोमेंटम के साथ में, तो ये हो जाएगा एम वी कॉस 30 और ये हो जाएगा एम वी साइन 30, ठीक है ना। इसका भी वही सेम एम वी कॉस 30 और ये हो जाएगा एम वी कॉस 30, ठीक है ना। अच्छा साइन की लिए बात करें, वर्टिकल साइन 30, तो आप किसी के लिए सॉल्व करो, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम वी कॉस 30 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। दोनों के लिए सॉल्व करो, एजीएस आंसर वही आने वाला है, तो किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे बेटा cos 60, अच्छा cos 30 यूज कर लेते हैं, sin 60 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अच्छा कोई भी एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा बेटा, यहाँ दो फार्मूला आप लोगों ने देखे, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और इसमें हम लोग ले सकते हैं ये वाला फार्मूला भी, 30 वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझाया था, शायद इरेज हो गया होगा, चलो ठीक है, हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं sin 60 वाला। तो इसी में आप यूज करोगे 2 मल्टीप्लाई, मास कितना दे रखा है बेटा 3 kg, और वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है, यहाँ पर दिया रखा है डायग्राम में, तो 10 दिए रखा है। साइन 60 का मान कितना होता है बेटा √3/2 डिवाइड बाय, ये दिया हुआ है टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 0.2 सेकंड, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0.2 का 10 यहाँ पर नोट कर आउट कर लो, ये 2 5 6 10 हो जाएगा, और 5 3 15 और यहाँ 10 150 √3 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इस प्रकार से हम देखते हैं वाला क्वेश्चन, यम द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा गया है, यह 3 भागों में विस्फोटित होता है, 3 भागों में विस्फोटित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 होगी, स्थिर अवस्था में मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 लेना है। 2.2:1 के अनुपात में जो है वो विभाजित हो जाता है, विस्फोटित हो जाता है। यदि समान द्रव्यमान वाले दो एक दूसरे के लंबवत चलते हैं, मतलब 2 और 2 एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, बता एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, तो वो जो एक हल्के हैं उस हल्के उसकी चाल बतानी है v, ठीक है ना। अच्छा v तो दिया हुआ है, दूसरा ये दोनों का चाल दिया हुआ है v, जो हल्के भाग है तीसरा वाला भाग उसका चाल बताना है। तो बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ समझते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ समझते हैं बेटा। आपको बोला गया है कि एक द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम p1 = 0 हो जाएगा, हाँ या ना बोला, क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम 0 कैसे आया, समझ में आया आपको। अब बोलते हैं कि ये 3 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है ना, t समय बाद 3 भागों में विभाजित हो गया, ये 2 भाग चले लंबवत, दोनों भाग का जो द्रव्यमान है ये भी दोनों का समान है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन, एक आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद एक ट्रिक फॉर्मूला देंगे, फिर हल करेंगे। हमने बोला कि इसका जो है मास 2m है, प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका मास 2m है, क्लियर है। अब जबकि इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम कितना होगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तीसरा हल्का भाग ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, अब फाइनल मोमेंटम हम लोगों को कंजर्व लेना है, तो इसके लिए ये जो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए बेटा, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इस प्रकार से सॉल्व करते हो,
अगर ध्यान दीजिए आपको 2 दिया हुआ है एक्स आई के प्लस 2 जे के वाई जे के, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्स आई के रूप में ये दिया हुआ है 2m, ये वाला जो मोमेंटम है 2mv और इसका मोमेंटम 2mv, दोनों y डायरेक्शन x डायरेक्शन में दे रखा है आपको। बोला है परपेंडिकुलर आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, z डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, x डायरेक्शन, कोई भी ले सकते हो ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 2mv का स्क्वायर प्लस 2mv का स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2mv√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको, ये क्लियर है बेटा। और हमने बोला कि इसका जो रिजल्टेंट है तीसरे के बराबर होगा, जबकि तीसरे का मास 1 मतलब m दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है। क्लियर है, तो इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है तो वही समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2mv√2 बराबर इसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा mv डेस। क्लियर है, m से m कैंसिल आउट होगा, v डेस का मान सीधे सीधे आपको देख रहे हो √2। डन है बेटा, √2 आंसर आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज के लिए ध्यान रखिएगा, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम है ये 0 है, फाइनल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ m1 सॉरी ये हो जाएगा p1 p2 p3, ये p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में सबके सब, क्योंकि ये दोनों आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है, इसलिए दोनों का जो हम लोगों ने वेक्टर रिजल्टेंट निकाला ये इस फॉर्मेट इस प्रकार से निकाल दिया। अब क्योंकि ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको साइन निगेटिव में लेना है, ये जाएगा इधर, निगेटिव से होकर जाएगा p3 p1 प्लस p2 के इक्वल हो जाएगा। ये आया समझ में बेटा। इसका डायरेक्शन निगेटिव लिए हम लोगों ने, डायरेक्शन अपोजिट में लिए, इसके दोनों के अपोजिट में लिए, तो ये इसको हम लोग ले रहे हैं निगेटिव से, अब इधर लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये p3 किसके बराबर हो जाएगा, p1 और p2 के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो अब दोनों को बराबर रखे हम लोगों ने, तो आंसर आया v डेश बराबर 2√v। डन है। तो इस क्वेश्चन में संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वाले सेशन में लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बेटा।